बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन में फर्दर जो हमने स्टार्ट किया टॉपिक दैट वाज नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपको मालूम है किसके ज़रिए होती है? नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। और उसके बारे में हमने बताया था कि उसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। तो हमने समराइज़ किया था किसको? रिसेप्टर्स को। और अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है यानी न्यूरॉन्स को आज डिटेल से देखेंगे ताकि इस टॉपिक को हम आगे लेकर चल सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कि न्यूरॉन्स के बारे में आपको पता हो कि व्हाट आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं जिसको आप नर्व सेल्स का नाम भी देते हैं, आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। बेसिकली क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो इसको आप कॉमनली और क्या कहते हैं? नर्व सेल्स का नाम भी देते हो। अब ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन है, सबसे पहले तो देखें स्टूडेंट, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मेन पार्ट्स याद रखिएगा कि इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। 2 मेन पार्ट्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है इसकी सेल बॉडी, और दूसरा इसका जो मेजर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? इसके फाइबर्स का नाम देते हैं। इसकी फर्दर डिटेल अभी हम बताएंगे कि फाइबर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है? नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी सेल बॉडी के बारे में बताएंगे हम। सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी को और क्या कहते हैं? हम सेल बॉडी को याद रखिएगा और हम कहते हैं सोमा। बॉडी यानी सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो सेल बॉडी, इसको हम सोमा भी कह सकते हैं। इसमें याद रखिएगा इसमें क्या कुछ होता है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? ऑर्गेनेलीज होती है। और ये ऑर्गेनेलीज जो होती हैं दे आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं। इसके अलावा सेल बॉडी के बारे में आपको पता हो कि ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट भी कहलाता है। यानी सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज द मेन क्या है? ये न्यूट्रिशनल पार्ट किसका है? ये ऑब्वियसली न्यूरॉन का। ये सेल बॉडी जो है ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट कहलाता है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट रखना है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ इसमें आपको मालूम हो कि अगर इसमें हम बात करते हैं कि कंसर्न, इसका लिंक किसके साथ है? बेसिकली ये सेल बॉडी का ये कंसर्न किसके साथ है? कंसर्न विद किसके साथ है? ये बेसिकली बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स। बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, यानी बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल से मुराद क्या होता है?
कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो रहा है या जो भी इसके लिए और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सिंथेसिस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स का नाम देते हैं। तो ये कंसर्न किसके साथ है, बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल किसके लिए ज़रूरी होते हैं ये भी आपको पता हो कि बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल में ये मटेरियल जो है these materials are why they are required, these materials are necessary। ये क्या होते हैं, ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, जैसे हम कहते हैं फॉर ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। और इसी तरह से इसमें ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन की मेंटेनेंस के लिए क्या है कि ये बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन में आप बताएंगे कि अगर सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन कायम रहे, रिमेन इंटैक्ट, यानी फाइबर्स बेशक कट जाए, फाइबर से मुराद क्या, डेंड्राइट्स, एक्सॉन वगैरह बेशक कट जाए, अगर हम इसकी सेल बॉडी के बारे में बताएं कि इफ़ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिमेन इंटैक्ट, इफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन रिमेन इंटैक्ट, कायम रहे, इंटैक्ट रहे, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या हो सकता है कि इट कैन रीजनरेट मैनी फाइबर्स, इट कैन जनरेट कर सकती है अपने फाइबर से मुराद ये रीजनरेट कर सकेगी किसको, अपने एक्सॉन अगर डैमेज हो तो एक्सॉन को भी डैमेज क्या रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसके डेंड्राइट्स अगर रिक्वायर्ड है तो डेंड्राइट्स भी क्या है इसमें रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें अहम बात क्या है कि सेल बॉडी जो है वो डैमेज ना हो, रिमेन इंटैक्ट, सेल बॉडी इसकी होना ज़रूरी है। अगर सेल बॉडी इंटैक्ट रहेगी, फाइबर डैमेज भी होते हैं, रीजनरेट भी होते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीफॉर्म होना, तो लिहाजा उसके जो फाइबर्स हैं यानी एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, ये भी आपको स्टूडेंट नोट रखना है। इसके अलावा इसमें आप बताओगे कि ये जो ये न्यूरॉन है एक दफ़ा मैच्योर हो जाए, यानी मैच्योर जो न्यूरॉन होता है इसके बारे में आपको बताओ मालूम होना चाहिए, कैन नॉट डिवाइड फर्दर, कैन नॉट डिवाइड फर्दर, यानी एक दफ़ा जब मैच्योर हो जाता है न्यूरॉन तो उसके बाद फर्दर ये डिवाइड नहीं होता। फर्दर जब डिवाइड नहीं होगा तो आपको पता है ये किस फेज में चला जाता है, ये G0 फेज में चला जाता है सेल साइकिल की। ये इसके बारे में आपने पढ़ा है। जो सेल फर्दर डिवाइड ना हो तो ये क्या होता है कि बेसिकली G1 फेज के बाद किस में, G0 फेज में चला जाता है, इट विल नॉट डिवाइड फर्दर। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ शामिल है, तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, इसमें आप और क्या देखते हो, यानी इस तरह देखो कि एक रफली डायग्राम अगर हम शो करना चाहें तो ये मिसाल के तौर पर ये हमने किसी भी एक न्यूरॉन की यूँ सेल बॉडी शो की है, ठीक है जी। ये सेल बॉडी आ गई आपके पास, ये इसका क्या रहता है, न्यूक्लियस आ जाता है। बाकी प्रोसेसेस जो है वो अभी हमने डिस्कस करने हैं, उसके बारे में अभी हम बताएंगे कि ये प्रोसेसेस एक्चुअली क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हमने बताना है। साइटोप्लाज्मिक प्रोलॉन्गेशंस क्या होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें इसके ये सारा क्या इसमें साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। फिर इसमें स्टूडेंट्स इसमें एक और अहम चीज़ हम डिस्कस करते हैं ग्रेन्यूल्स के बारे में। वो ग्रेन्यूल्स क्या कहलाते हैं, ये इसके निज़ल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसको निज़ल्स ग्रेन्यूल्स का नाम दिया जाता है। अब निज़ल ग्रेन्यूल्स क्या है,
कि बेसिकली इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये ग्रुप ऑफ क्या है, राइबोसोम्स। एक तो इसमें क्या आ जाएगा, राइबोसोम्स आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ राइबोसोम, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर उसके साथ मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं, एंड इसके साथ गोल्जी ऑपरेटस। इसको कलेक्टिवली आप क्या नाम दोगे, ये नेज़ल ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, इसमें से कोई भी चेंज किया जा सकता है, राइबोसोम की जगह कोई और ऑर्गेनेली का रेफरेंस आ सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा जा सकता है एक ऑप्शन में, आर भी आ सकता है, SCR भी आ सकता है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स की जगह कोई और ऑर्गेनेली का नाम आ सकता है। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि नेज़ल ग्रेन्यूल्स के कंपोनेंट्स के बारे में अक्सर एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर एक और अहम चीज़ जो इसके इसी से रिलेटेड स्टूडेंट पूछी जाती है वो क्या होती है, वो बेसिकली इसका रोल पूछा जाता है कि नेज़ल ग्रेन्यूल्स का रोल क्या होता है। इसमें आपको पता हो कि ये इन्वॉल्व्स इन बायो सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स। ख़ास तौर पर आप देखें राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। राइबोसोम की प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, तो इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स में ये ख़ास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बताई, ग्रेन्यूल्स भी इसमें हम शो कर सकते हैं। ये इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, दीज आर व्हाट, ये इसके ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं आपके पास, इसके ये ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताना है इसके बारे में, इसके जो फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि इसके फाइबर्स किस किस्म के होते हैं। तो फाइबर्स के बारे में सबसे पहले देखिए हमने बताना है कि फाइबर्स जो हैं वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फाइबर्स, नर्व फाइबर्स भी इसको कहा जाता है, इसको सिर्फ फाइबर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब फाइबर्स क्या है, फाइबर्स याद रखिएगा ये डेंड्राइट्स और इसी तरह से एक्सॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को कलेक्टिवली फाइबर्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो क्या हम यूज़ करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस किसे कहते हैं, एक्सटेंशन, आउटग्रोथ को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्टूडेंट देखें इसी डायग्राम को, ये सारा साइटोप्लाज्म है आप देख सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्म का ये क्या चला जाता है, ये प्रोलोंगेशन आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से हम शो कर रहे हैं। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोलोंगेशन ये टिप तक जाता है, यहाँ तक इसके टिप तक जाता है, टिप तक जाता है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, यानी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है बेसिकली, व्हाट आर दीज, ये इसके इस तरह से फाइबर्स कहलाते हैं, जिसको आप डेंड्राइट्स या फिर एक्सॉन का नाम देते हो। तो इसको हमने बताना है कि ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, और दूसरे क्या कहलाते हैं, इसके एक्सॉन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, डेंड्राइट्स के बारे में। अब डेंड्राइट्स बेसिकली क्या है, यानी इसमें सबसे अहम चीज़, सबसे पहले आपको इनको जो बेसिक चीज़ होती है वो इसकी डेफिनेशन होती है। वो अक्सर स्टेटमेंट की सूरत में आती है, तो आपसे पूछा जाता है ऑप्शंस में कि ये क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं, यानी ये क्या करते हैं कि कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को किधर लेके जाते हैं, कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। तो ऑप्शन जो बनती है टुवर्ड द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, बोथ अवे एंड टुवर्ड द सेल बॉडी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स के बारे में बताते हैं। बेसिकली इसमें आपको मालूम हो कि ये जो डेंड्राइट है ये तो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर इसमें हो कि इट इज़ सिंगल लॉन्ग फाइबर, इट इज़
सिंगल लॉन्ग फाइबर, तो फिर इसे हम क्या नाम देंगे, ये फिर डेंड्रॉन कहलाता है। इसको आप क्या नाम दोगे, डेंड्रॉन का नाम दोगे, तो फिर ये आपको पता हो डेंड्रॉन कहलाता है। इससे अगर ये सिंगल लॉन्ग फाइबर हो तो, और अगर स्मॉलर फाइबर्स हो तो, यानी फिर ये क्या, इफ क्या हो, स्मॉलर फाइबर्स हो तो फिर जाहिर सी बात है फिर इसे आप क्या कहोगे, डेंड्राइट्स का नाम दोगे। तो ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, इनको आप डेंड्राइट्स का नाम देते हो। तो ये बेसिकली जब ये क्योंकि ज़्यादा तादाद में होते हैं, क्या चीज़, डेंड्राइट्स, तो ये क्या देते हैं, ये बेसिकली स्पाइनी लुक देते हैं। स्पाइनी लुक होती है किसकी वजह से, लार्ज नंबर ऑफ दी स्मॉल फाइबर्स, इन स्मॉल फाइबर्स की वजह से। तो आमतौर पर जब हम बात करते हैं ना इन जनरल, तो ये बेसिकली इसमें आमतौर पर माइलिन शीथ नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन हम इन जनरली बताते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो है छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, तो आमतौर पर इन पे माइलिन शीथ नहीं होती। तो ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, इनको आप डेंड्राइट्स का नाम दोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसमें आपको पता हो कि सेकंड इसका जो कैटेगरी हमने क्या बतानी है फाइबर्स की, वो क्या आ जाती है, एक्सॉन्स आ जाती है। एक्सॉन्स के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं कि एक्सॉन्स क्या है। एक्सॉन्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले तो आपको वही बात करनी है, क्या ये डेफिनेशन क्या होगी एक्सॉन्स की। ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस करते हैं कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। ये क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग nerve impulse away from the सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड व्हाट, एक्सॉन्स। इनको आप एक्सॉन्स का नाम देते हो, ठीक है जी। अब इनके बारे में ये भी आपको पता हो कि छोटे से छोटे जो हो सकते हैं वो क्या होंगे, फ्यू मिलीमीटर हो सकते हैं, और फिर बड़े से बड़ा जो हो सकता है, तो ये आप कह सकते हो मे बी मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा, मोर देन 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, याद रखिएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, एक्सॉन्स की। जैसे मिसाल के तौर पर आपके स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड जब नर्व्स निकलती हैं इससे, तो ये किसके, हमारे फुट के टो तक जाती हैं। तो इसकी लेंथ जो होती है, आप देखिए बहुत से पर्सन जिनकी हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मोर देन 1 मीटर भी हो सकती है, किस चीज़ की, एक्सॉन्स की। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। अब इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, इसका एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, इसको आप क्या नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसको एक्सोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। फिर उसमें देखिएगा ये जो इसका साइटोप्लाज्म है, जिसको आप एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं, इसमें फिर क्या कुछ होता है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऑब्वियसली इसमें एनर्जी चाहिए होती है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए भी, क्योंकि आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके लिए एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी तादाद में इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से इसमें फिब्रिल्स होते हैं, जिसको आप क्या कहोगे यहाँ पे, न्यूरोफिब्रिल्स। मसल सेल्स में इसको क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स, और यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें और क्या चीज़ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, ठीक है जी। और फिर इसी तरह से इसमें आप देखेंगे कि ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ये थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट दी एक्सोप्लाज्म, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है।
अब इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या देखना है कि इसी एक्सॉन्स के हवाले से आगे चलना है, यानी फाइबर्स के हवाले से एक चीज़ और देखनी है कि माइलिन शीट क्या होती है। माइलिन शीट के बारे में हम बताएंगे। माइलिन शीट के बारे में हमें बताना है और साथ साथ किसका बताओगे, एंड श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, ठीक है जी। अब देखें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके बारे में आपको पता हो कि मोर देन 50% से ज़्यादा जो होता है ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा, ये कंसिस्ट ऑफ न्यूरोग्लिया। इसको न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम भी देते हैं, इसको और क्या कहते हैं, इसको आप ग्लाइल सेल्स का नाम भी देते हैं। तो 3 नाम आपके सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन किया है। श्वान सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स, इसको और क्या नाम देते हैं, इसको ग्लाइल सेल्स का नाम देते हैं। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। याद रखिएगा कि ये सपोर्ट करेंगे, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और फिर इस तरह से और क्या करेंगे, ये नरिश करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको नरिश भी करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन भी प्रेजेंट करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपको पता है क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं ना। तो आम तौर पर आपको मालूम हो कि ये जो ख़ास तौर पर प्रेजेंट होंगे, ये ख़ास तौर पर इसका जो रोल हम बताते हैं, ये स्पेशली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आपको मोस्टली किस में मिलेंगे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है जी। फिर इसी तरह से देखें फिर हमारे पास एक्सॉन भी हैं, डेंड्राइट्स भी हैं, लेकिन आपसे जनरली पूछा जाता है ना, कि यूजुअली पूछा जाता है, तो ये यूजुअली किस पर होते हैं, ये माइलिन शीथ और श्वान सेल, ये यूजुअली जो होते हैं, ये भी आपको पता हो, और एक्सॉन्स, क्योंकि आपको पता है जब आप सेंसरी न्यूरॉन पढ़ते हो तो उसमें शॉर्ट एक्सॉन के अलावा लॉन्ग डेंड्रॉन भी होता है, उस पर भी होते हैं, लेकिन यूजुअली किस पे होते हैं, और एक्सॉन पे ये पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जो श्वान सेल होता है, आप ये कह रहे हैं ना माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ के बारे में आपको पता हो कि ये जो हम बात करते हैं ना किसकी, श्वान सेल की, ये श्वान सेल जो होता है ना, ये एक स्ट्रिप की तरह होता है, जस्ट लाइक अ स्ट्रिप, एक पट्टी की तरह होता है ये, ठीक है जी। ये श्वान सेल इज़ जस्ट लाइक स्ट्रिप की तरह होता है, और ये स्ट्रिप जो होती है बेसिकली क्या होती है, रैप, लिपटी भी होती है अराउंड एक्सॉन, किसके अराउंड लिपटी भी होती है, बेसिकली आप देखें एक्सॉन के अराउंड क्या होती है, ये स्ट्रिप जो होती है लिपटी भी होती है। तो श्वान सेल स्ट्रिप की तरह होता है, रैप अराउंड लिपटा हुआ होता है, किसके अराउंड, ये एक्सॉन के अराउंड ये लिपटा हुआ होता है, सही है ना। और फिर लिपटने के बाद रैपिंग की सूरत में ये फिर आपको ये भी पता हो, ये फिर क्या बनाता है, ये फिर बनाता है क्या चीज़, मेक माइलिन शीथ बनाता है, ये माइलिन शीथ बनाएगा। और ये माइलिन शीथ जो होती है किस तरह से एक्ट करती है, ये एक्ट करती है एज इंसुलेटर के तौर पर, ये काम कर रही होती है, इंसुलेटर का काम करती है। तो फाइबर्स जिन पे माइलिन शीट पाई जाती है, इनको आप क्या कहते हो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहलाते हैं, वो फाइबर जिन पे माइलिन शीट हो उसे आप। अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि ये थ्रू आउट द लेंथ, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन अगर ये प्रेजेंट है माइलिन शीट, तो इसमें एक श्वान सेल जब ख़त्म होता है तो फिर दूसरा श्वान सेल आता है, उनके दरमियान क्या होता है, गैप आता है। उस गैप को हम नाम क्या देते हैं, माइलिन शीट के, यानी ये जो
श्वान सेल है, माइलिन शीथ बना रहे हैं, इनके दरमियान जो गैप बनता है डिप्रेशन, जहाँ पे कोई ये माइलिन शीथ नहीं होती उसको नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे चूँकि किसी किस्म की माइलिन शीथ नहीं होती, कोई इंसुलेटिंग लेयर नहीं होती, तो लिहाजा जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें जो नर्व इम्पल्स होती है, नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन। ये किस में होती है साल्टेटरी कंडक्शन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होती है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में साल्टेटरी कंडक्शन कभी भी नहीं होगी क्योंकि उसमें माइलिन शीथ होती ही नहीं। यानी इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ये हमने शो किया है, एक पार्ट शो किया है किस चीज़ का, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है, ओके, ये एक्सॉन है, इस पे ये आपको नज़र आ रही है क्या चीज़, माइलिन शीथ, इस तरह से ये नज़र आएगी, इसका ये न्यूक्लियस भी आपको नज़र आता है, ये इस तरह से ये माइलिन शीथ होती है। ये जो आपके पास यहाँ पर ये डिप्रेशन से नज़र आ रहा है जहाँ पे किसी किस्म की माइलिन शीथ नहीं है, तो इसको आप नाम क्या देते हो, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर, ये नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। और इसे आप क्या कहते हो, दैट इज माइलिन शीथ का नाम देते हो। इसमें हमने श्वान सेल के बारे में आपको बताया था कि श्वान सेल जो होता है इस तरह से होता है कि ये देखिए, ये आपके पास मिसाल के तौर पर ये हमने शो किया है, व्हाट इज़ दिस, श्वान सेल एक स्ट्रिप की सूरत में, ये इसका हमने क्या शो किया है, न्यूक्लियस। तो व्हाट इज़ दिस, ये आपके पास श्वान सेल है, ओके। ये रैपिंग होती है किसके ऊपर, इसकी एक्सॉन के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक्सॉन हमने शो किया है, इस पे ये एक्सॉन है आपके पास, तो बाकायदा इस पे यूँ रैपिंग होती है इसकी, ये रैपिंग हम थोड़ा सा शो करते हैं, तो इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से ये रैपिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये रैपिंग, ठीक है जी, इस तरह से रैपिंग होती है, ठीक है। इस रैपिंग में आप इसका ये न्यूक्लियस भी शो कर सकते हैं। अब इस रैपिंग को इस तरह से, ये क्योंकि सेक्शन कटा हुआ है, तो ये देखिए ये सेक्शन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने इसको कट किया, तो ये इस तरह देखें, ये इस तरह से रैप लिपटी भी होती है, ये श्वान सेल इस पर लिपटा हुआ होता है, तो लिहाजा ये बन जाती है क्या, एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, क्योंकि ये इससे एनर्जी भी लॉस नहीं होती। ये भी एक पॉइंट होता है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे फास्ट क्यों होती है, तो यहाँ से भी एक पॉइंट है, ये इंसुलेटर का चूँकि काम कर रही है, इससे एनर्जी भी लॉस नहीं होती, दूसरा एक्सचेंज ऑफ आयंस भी यहाँ से नहीं होता। तो नर्व इम्पल्स जो ट्रैवल करती है वो दैट इज़ फ्रॉम नोड टू नोड ट्रैवल करती है, जिसको आप साल्टेटरी कंडक्शन का नाम देते हैं। तो ये होता है बेसिकली स्टूडेंट क्या चीज़, ये माइलिन शीथ, जिसको आप श्वान सेल का नाम देते हैं। तो इस तरह हमने अब तक क्या देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अब उसके बाद स्टूडेंट हमने आना है, किसकी तरफ आना है, इसकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन्स की टाइप्स, नर्व सेल्स की टाइप्स के बारे में आपने बताना है। तो आपको मालूम हो कि कितनी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में नंबर 1 आप किसका बताते हो, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में देखिए दूसरे नंबर पे फिर आप किसका रेफरेंस दोगे, फिर आपने देना है रेफरेंस मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा जो होगा इसमें आएगा कौन सा, इंटर न्यूरॉन, जिसको और भी मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट न्यूरॉन का नाम भी देते हैं, रिले न्यूरॉन का नाम भी देते हैं, वो फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने किसको डिस्कस करना है, नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन के बारे में हमने बताया है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। नाम से गौर कीजिएगा, सेंस से इसका लिंक बनता है, इसको सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इसको आप एफिरेंट न्यूरॉन का नाम भी दे सकते हो, क्या आल्सो कॉल्ड
एफिरेंट न्यूरॉन। तो इसमें ऐसा है कि बहुत से इसमें जो ये सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं इनमें आम तौर पर एक फाइबर जनरली हम बताते हैं ना कि मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स, बहुत से सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनमें बताएंगे कि है वन फाइबर, इसमें वन फाइबर होता है, वन फाइबर होता है। ये वन फाइबर जो होता है बेसिकली याद रखिएगा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम दी सेल बॉडी, इसलिए इसको ये वन फाइबर होता है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, दैट इज़ फ्रॉम सेल बॉडी होता है। तो इसलिए इस न्यूरॉन को एक और भी नाम दिया जाता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाट, यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं इसको आप, यूनिपोलर न्यूरॉन का नाम भी देते हैं। क्यों कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन? ये देखिए मिसाल के तौर पर ये हमने सेल बॉडी शो की है ना, तो इससे ये सिंगल फाइबर निकल रहा है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकल रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, इसकी क्या है, न्यूक्लियस है। व्हाट इज़ दिस? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। आगे जाकर फिर इसकी चूँकि ब्रांचेस बन जाती हैं, ये इस तरह से यूँ ब्रांचेस बन जाती हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, एक है। प्रोसेस से मुराद प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फाइबर का नाम दिया था, एक ही चूँकि ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर न्यूरॉन का नाम भी हम देते हैं। अब इसकी फिर आगे जाकर देखें, जो कि हमने बताया ना कि है वन फाइबर जो होता है, इस वन फाइबर के बारे में बताना कि इसकी फिर क्या बन जाती है, ब्रांचेस बन जाती है। सबसे पहले देखें कि इट ब्रांच, ये जो ब्रांच होगा, इस ब्रांच को हम पहले ही नाम दे देंगे, कौन सी ब्रांच, सेंट्रल। कौन सी ब्रांच कहलाएगी, सेंट्रल ब्रांच कहलाएगी। ये क्या करेगी, सेंट्रल ब्रांच, ये बेसिकली रनिंग फ्रॉम दी सेल बॉडी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रनिंग फ्रॉम दी सेल बॉडी। आप सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस हो तो उसको आप और क्या कहते हो, गैंग्लियन का नाम भी देते हो, ठीक है। रनिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये किस तरफ जाती है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इनटू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुराद क्या है, इन दी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। याद रखिएगा कि ये जो इसकी सिंगल ब्रांच है, इसकी फर्दर ब्रांचेस बन रही हैं। एट ब्रांच यानी सेंट्रल ब्रांच जो होगी वो कौन सी होगी, सेंट्रल ब्रांच, रनिंग फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन स्पाइनल कॉर्ड, और किसकी तरफ जाएगी, ये ब्रेन की तरफ जाएगी। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली इसकी सेंट्रल ब्रांच कहलाती है। ये सेंट्रल ब्रांच जो होती है बेसिकली हम जब इसका एक स्ट्रक्चरल ड्रॉ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन खास तौर पर जिसका लिंक स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या होता है कि बाकायदा रिफ्लेक्स एक्शन, चूँकि अभी हमने आज के बाद आगे चलकर डिस्कस भी करना है, तो इसलिए इस पार्ट को जो कि सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स लेके जा रहा है अवे, तो हमने अभी आपको बताया था कि वो न्यूरॉन्स जो कि कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, उसको आप एक्सॉन भी कहते हो। तो ये जो सेंट्रल ब्रांच होती है इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको आप शॉर्ट एक्सॉन भी कह सकते हो, और सिर्फ एक्सॉन भी कहा जा सकता है। शॉर्ट एक्सॉन की कहते हैं कि लेंथ चूँकि इसकी कम होती है, ये जो सेल बॉडी होती है नियर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ये गैंग्लियन जो होता है नियर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इसको शॉर्ट एक्सॉन का नाम भी दिया जाता है। यानी हम इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली भी अगर शो करना चाहें तो हम साथ साथ शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ पर ये हमने इसके न्यूरॉन की क्या शो की है, व्हाट इज़ दिस, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, ये इसका ये सिंगल फाइबर, और उसके बाद ये इसकी ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है, ये ब्रांच इसकी नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह से देख सकते हैं, ये ब्रांच नीचे की तरफ। व्हाट इज़ दिस, सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमने क्या शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये इसकी सेल बॉडी आ जाती है। फिर इस तरफ इसके ये इसके शॉर्ट फाइबर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में भी हमने बताना है अभी।
और बाकी इसकी ये शीत के बारे में जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दाखिल ना हो उस वक्त तक इसमें ये क्या मौजूद होते हैं, माइलिन शीत यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से ये ठीक है जी। अब आप देखें इसमें ये एरो से हम शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। ये एरो से हम शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इसमें आ रही है। और यहाँ पे इसके क्या है, व्हाट आर दिस, ये फॉर एग्जांपल ये हमने शो किए हैं, सेल्स शो किए, और ये सेल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है ये, और ये भी डायरेक्शन। तो ये जो शॉर्ट फाइबर है हमने क्या बताया, रनिंग फ्रॉम द सेल बॉडी टू द CNS, ये किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, चूँकि ये जा रहा है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये फाइबर कौन सा होगा, इसको आप सेंट्रल फाइबर का नाम दोगे, ये सेंट्रल फाइबर कहलाएगा, ठीक है जी। और दूसरे अल्फाज में इसको आप शॉर्ट एक्सॉन भी कह सकते हो। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ब्रांच रनिंग फ्रॉम द सेल बॉडी गैंग्लियन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जाएगा। इसको आप दूसरा नाम क्या दे रहे हो, शॉर्ट एक्सॉन का नाम भी दे रहे हो। जो दूसरी ब्रांच होती है, अदर ब्रांच के बारे में बताओगे, अदर ब्रांच डेफिनेटली इसको नाम दोगे, दैट इज़ व्हाट, अदर ब्रांच इसकी क्या कहलाएगी, दैट इज़ पेरिफेरल ब्रांच कहलाएगी। ये जो पेरिफेरल ब्रांच होती है रनिंग बिटवीन किसके दरमियान होगी, जज कर सकते हैं, आप खुद भी जज कर सकते हैं, बिटवीन रिसेप्टर साइट, ये नीचे आपको दिया है डायग्रामेटिकली, रिसेप्टर साइट और एंड किसके दरमियान होगा, अब आप बता सकते हैं, सेल बॉडी एंड सेल बॉडी से मुराद क्या है, वही गैंग्लियन, क्योंकि आउटसाइड द CNS हो तो फिर क्या होगा, इसको आप गैंग्लियन का नाम दोगे। तो रिसेप्टर साइट और ये किसके दरमियान होगा, गैंग्लियन। अगर वो हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से तो फिर वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये ख्याल करना स्टूडेंट, किसी भी रेफरेंस से आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये बेस स्पेशली पूछा जाता है किसके हवाले से, that is reflex action with reference to that of what related with the spinal cord, तो you must know about it कि between receptor site and the dorsal root ganglion होगा। उस तरह जनरली आपको पता हो कि गैंग्लियन क्या होता है, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन आउटसाइड द CNS इज कॉल्ड गैंग्लियन, इसको आप गैंग्लियन का नाम देते हो, ठीक है जी। अब इसमें देखें कि सिवाय इसकी टर्मिनल पोर्शन के, टर्मिनल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये टर्मिनल पोर्शन इसके नज़र आ रहे हैं आपको। तो सिवाय इसके हम क्या कहते हैं कि सिवाय इसके जो टर्मिनल पोर्शन के इंटायर फाइबर जो होता है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्सॉन टाइप होता है, ये भी अहम पॉइंट होता है। एक्सेप्ट किसके बारे में बता रहे हैं, फॉर इट्स टर्मिनल पोर्शन, सिवाय किसके, टर्मिनल पोर्शन के, द एंटायर फाइबर, पूरा जो फाइबर होता है कि किस किस्म का होता है, एज स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एंड फंक्शनली, और फंक्शनली किससे रिलेट करता है, विद दैट ऑफ व्हाट, एक्सॉन। तो ये भी पॉइंट आपने नोट करना है, बड़ा अहम पॉइंट है, सिवाय टर्मिनल पोर्शंस के। क्योंकि जो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल ब्रांच है, जैसे ये पेरिफेरल ब्रांच आपको नज़र आ रही है ना, पेरिफेरल ब्रांच है, ये कंडक्ट करती है इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि इवन दो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रही है, किस तरफ जा रही है, दैट इज़ बेसिकली किसकी, कि पेरिफेरल ब्रांच कौन सी है स्टूडेंट, ये वाली कौन सी है, पेरिफेरल ब्रांच, इसको आप
पेरिफेरल ब्रांच का नाम दोगे, और ये क्या कहलाता है बेसिकली इसका लॉन्ग, इसको आप और क्या नाम देते हो, डेंड्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि रिसेप्टर से इम्पल्स लेके जा रहा है टुवर्ड द सेल बॉडी, इसलिए इसको डेंड्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि सिंगल फाइबर है लॉन्ग। और पेरिफेरल ब्रांच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पेरिफेरल ब्रांच के बारे में हमने पहले आपको क्लियर किया कि ब्रांच रनिंग बिटवीन रिसेप्टर एंड सेल बॉडी यानी गैंग्लियन की तरफ जाती है, इसलिए इसको पेरिफेरल ब्रांच का नाम दिया जाता है। तो यही बात हमने बताई है कि सिवाय इसके टर्मिनल पोर्शन, इनके टर्मिनल पोर्शन को आप ले लें, इसके अलावा बाकी इंटायर फाइबर जो होता है स्ट्रक्चरली फंक्शनली कौन सा टाइप है इसका, एक्सॉन्स टाइप होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए नोट करनी है स्टूडेंट कि आपको टेक्स्ट में, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसकी टेक्स्ट में ये चीज़ आपको समटाइम नहीं मिलेगी, लेकिन जब जहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई तो डायग्राम के नीचे आप जाओगे जो डिटेल देगी तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिसको स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लिहाजा आपने उन पॉइंट्स को भी क्रिटिकली देखना होगा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो। फिर इवन दो हम कह रहे हैं क्या, इवन दो क्या होता है कि पेरिफेरल ब्रांच कंडक्ट करती है, पेरिफेरल ब्रांच कंडक्ट, ये क्या करती, कंडक्ट क्या करेगी, नर्व इम्पल्स, नर्व एन फॉर नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है, टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड द सेल बॉडी किस तरफ लेके जाती है, टुवर्ड द सेल बॉडी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नो ट्रू, यहाँ पे आपको कोई ट्रू डेंड्राइट्स नज़र नहीं आते, नो ट्रू डेंड्राइट्स, इसमें कोई ट्रू डेंड्राइट्स आपको नज़र नहीं आते, नो ट्रू डेंड्राइट्स। हम कह सकते हैं आल्दो पेरिफेरल ब्रांच होती है, पेरिफेरल ब्रांच को हम और क्या कह सकते हैं, ऑफन कॉल्ड, इसको कहा जा सकता है कि वो डेंड्राइट्स हैं। तो नो ट्रू डेंड्राइट्स, नो ट्रू डेंड्राइट्स, आल्दो जो पेरिफेरल ब्रांच है, पेरिफेरल ब्रांच जो है इसके बारे में बताओ, पेरिफेरल ब्रांच यानी आप कह सकते हो ऑफन कॉल्ड डेंड्राइट, पेरिफेरल ब्रांच होती है इसको आप डेंड्राइट भी कहते हो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो उसकी किस तरफ है, बिकॉज किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की वजह से। ठीक है जी, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये किसकी डिटेल्स हमने बताई आपको, दैट इज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो आपको ये भी पता चला इसको यूनिपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये इसका फाइबर किस किस्म का, एक्सोनिक फाइबर इसको क्यों कहा जाता है, पेरिफेरल ब्रांच और सेंट्रल ब्रांच के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेंट्रल ब्रांच किसके दरमियान है, पेरिफेरल ब्रांच किसके दरमियान है। इसी तरह से ये भी आपको बताया है कि सिवाय टर्मिनल पोर्शन के इंटायर फाइबर स्ट्रक्चरली फंक्शनली किसकी तरह का है, एक्सॉन टाइप है। और फिर हम ये भी बताया कि पेरिफेरल ब्रांच कंडक्ट करती नर्व टू के सेल बॉडी, इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं तो नो ट्रू डेंड्राइट्स ना होने की वजह से पेरिफेरल ब्रांच जो होती है अक्सर इसको आप नाम क्या देते हो, डेंड्राइट्स का नाम भी देते हो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है ये क्या होती है कि डेंड्राइट्स है ना, तो डेंड्राइट्स की जो आपको पता हो डायरेक्शन नर्व इम्पल्स हमेशा टुवर्ड द सेल बॉडी होती है, तो इस वजह से इसको आप क्या डेंड्राइट्स का नाम भी देते हो। सिंगल नर्व फाइबर अगर होगा तो उसे आप डेंड्रॉन का नाम भी देते हो। तो ये पहली टाइप थी किस चीज़ की, न्यूरॉन की, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेंसरी न्यूरॉन। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड टाइप यानी मोटर न्यूरॉन क्या होता है, और उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड द थर्ड टाइप दैट इज़ इंटरन्यूरॉन। जी स्टूडेंट्स, इसमें सेकेंड टाइप आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन जो होता है इसकी सबसे पहले आपको क्या पता हो कि इसको और क्या नाम देते हैं, ये इसको एफिरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं, एफिरेंट
न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये क्या होता है, मल्टी पोलर न्यूरॉन भी इसको कह सकते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब मल्टीपोलर कहने की वजह क्या होती है कि इसमें जो है एक सिंगल एक्सॉन होता है, फिर उसके आगे एक्सॉनिक टर्मिनल्स उसके आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें मैनी क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, जिसको आप प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस का नाम देते हो। तो जितने ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन होंगे, साइटोप्लाज्मिक प्रोलोंगेशन होंगे, यानी 2 से ज़्यादा होंगे, तो फिर उसको आप क्या कहोगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन का नाम दोगे। इसलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन, इफेरेंट न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, उसमें उसकी रीज़न हमने बताई है कि ये इसकी रीज़न होती है। डेंड्राइट्स का होना, एक्सॉन का होना, ये बेसिकली इसकी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोलोंगेशन, या फिर आप इसको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। ओके, इस वजह से इसको आप मल्टीपोलर न्यूरॉन का नाम दोगे। अब देखें जो मोटर न्यूरॉन है, इसमें आपको पता हो कि क्या होता है, लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन पाया जाता है। ठीक है जी, ये लॉन्ग एक्सॉन जो है ये रन करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, रन्स फ्रॉम CNS, किधर जाएगा, टू इफेक्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स द इफेक्टर। तो यानी वो न्यूरॉन्स जो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर्स आर कॉल्ड, इनको आप मोटर न्यूरॉन का नाम दोगे। तो इसका लॉन्ग एक्सॉन बेसिकली रन होता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू होता है, और इसका एंड कहाँ पर होता है, जाके इफेक्टर पर होता है। तो ये बेसिकली ये इनके जो एक्सॉन्स हैं ये फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लिहाजा इसको मज़ीद इसकी वजाहत करना ज़रूरी है कि ये जो एक्सॉन्स हैं, दीज एक्सॉन्स ये क्या होते हैं, आर फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज क्या होते हैं, नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड। सही जी, फ्रीक्वेंटली क्या होंगे, माइलिनेटेड, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा माइलिनेटेड नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड ही होते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है यहाँ पे, कि जो उसमें बहुत से ग्रेन्यूल्स होते हैं, मैनी ग्रेन्यूल्स, जो कि कहाँ पे होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं और डेंड्राइट्स में होते हैं। इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं, मैनी ग्रेन्यूल्स इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, इसमें होते हैं, लेकिन ये नॉट प्रेजेंट इन दी एक्सॉन, बट नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन। तो ये ग्रेन्यूल्स जो हैं सेल बॉडी में भी हैं, डेंड्राइट्स में, लेकिन एक्सॉन में नहीं होते। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और एक और अहम पॉइंट इसका आपने नोट करना होगा, वो ये होगा कि इसमें ये ब्रांच्ड क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, हैव ब्रांच्ड डेंड्राइट्स। इनके डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचिंग नेचर के होते हैं, ब्रांच्ड डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। इसी तरह एक्सॉन के बारे में भी बताया होगा आपको कि जिसका जो एक्सॉन टर्मिनेट करता है इन ब्रांचिंग एंड, उसको हम नाम क्या देते हैं, ये जो इसका ब्रांचिंग एंड होता है, ब्रांचिंग एंड
इसको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स कहलाते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स का नाम देते हैं। डायग्रामेटिकली इस तरह से देखिएगा कि इसको हम सिंपल डायग्राम से इसको इलैबोरेट कर देते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस सेल बॉडी, और ये सेल बॉडी का इसका ये आ जाएगा इसका फाइबर, लॉन्ग एक्सॉन, और ये इसके ये आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस, ये एक्सॉन की ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, तो ये इसकी ब्रांचेस और ये इसके एक्सॉनिक टर्मिनल्स, इसको आप क्या कहोगे, एक्सॉनिक टर्मिनल्स। और ये फिर जाके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स कहलाते हैं, यानी आगे जाके इसने डेंड्राइट्स के साथ क्या करना होता है, साइनेप्स करना होता है, तो या मसल्स के साथ क्या करना होता है, इसने साइनेप्स करना होता है। वो डिपेंड करता है किसके साथ इसने साइनेप्स करना है, तो इसलिए इसको प्री साइनेप्टिक नॉब का नाम भी देते हैं। ये प्री साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब का नाम भी दिया जाता है। ये हम क्या शो कर रहे हैं इसके, ये व्हाट आर दीज श्वान सेल्स, माइलिन शीट आ गई, ये इसकी माइलिन शीट आ गई। ये डिप्रेशंस क्या होते हैं, दीज आर नोड ऑफ रेनवेयर, ये नोड ऑफ रेनवेयर है। व्हाट इज़ दिस, माइलिन शीट आ जाएगी, और ये इसका क्या आएगा, लॉन्ग इसका एक्सॉन। फिर ब्रांचिंग नेचर, ये हम इसमें सिंपली शो कर रहे हैं, ये इसकी ब्रांचिंग नेचर किस चीज़ की, व्हाट आर दीज आर डेंड्राइट्स, ये इसके डेंड्राइट्स। यहाँ पे न्यूक्लियस सेल बॉडी आ गई, ये व्हाट इज़ दिस, ये इसकी सेल बॉडी आ गई, ठीक है जी। और ये इसके व्हाट आर दीज आर ग्रेन्यूल्स, और ये इसका एक्सोप्लाज्म, एंड ये इस तरह से टर्मिनल्स आ जाएंगे। और ये किधर जाके इसका एंड होगा, टुवर्ड्स द इफेक्टर कैरी नर्व इम्पल्स। ये कहाँ, ये देखते थे डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स आपको पता हो, ये किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द इफेक्टर। ये सेल बॉडी से अवे जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, तो फिर ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट्स कहलाएंगे। कहाँ से मैसेज लेकर आते हैं, ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये यहाँ से। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, मोटर न्यूरॉन। तो इसके ये की पॉइंट जो आपको बताए गए, ये आपने अच्छी तरीके से इनको समझना है और उनको नोट भी करना है, तो ताकि उसमें से MCQs बने। तो जैसे देखिए ना, एक्सॉन्स आर फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड, यानी ये ज़्यादातर माइलिनेटेड है, लेकिन कुछ नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अभी इसके बाद आपके बाद सामने एग्जांपल आएगी किस चीज़ की, इंटर न्यूरॉन की, तो उसमें आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज माइलिनेटेड। इंटर न्यूरॉन, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसको आप रिले न्यूरॉन का नाम भी देते, ठीक है जी। इसे आप और क्या नाम दे सकते हो, इसको आप इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कह सकते हो, इंटरमीडिएट न्यूरॉन का नाम भी दे सकते हो। इसी तरह से इसको आप एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कह सकते हो। देख सकते हैं इसके कितने नाम हैं, इसको आप रिले न्यूरॉन कहते हो, इसको आप इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हो, इसको आप एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हो, इसको आप इंटर न्यूरॉन भी कहते हो। और साथ साथ ये क्या होता है, ये साथ साथ ये किस किस्म का न्यूरॉन है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन भी है। जैसे हमने सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बारे में बताया था कि मल्टीपोलर होता है, इस तरह से ये भी इंटर न्यूरॉन भी बेसिकली क्या है, ये मल्टीपोलर होता है। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है कि इसमें दो से ज़्यादा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोलोंगेशंस होती हैं, इसलिए इसको आप मल्टीपोलर न्यूरॉन का नाम देते हैं। ये कहाँ पे है, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसकी डायग्राम शो कर देते हैं। यहाँ पे ये सिंपल सी एक डायग्राम, ये हमारे पास ये इसकी सेल बॉडी हमने शो की है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसके ग्रेन्यूल्स आ गए वटेवर। तो इस तरह बाकी इसके जो फाइबर्स हैं वो भी हम इसके साथ शो कर सकते हैं। ये इसके क्या है, फाइबर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत से फाइबर्स यहाँ पे निकल रहे हैं। देखिए सारे इसके क्या वाटर दीजर फाइबर्स है इसके क्रॉस।
अब डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के हिसाब से। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से मुराद क्या है, देखें कि ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी है और ये क्या शो कर रहे हैं, टुवर्ड द सेल बॉडी। तो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, देखें अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होगा तो इसे क्या कहोगे, एक्सॉन कहोगे। तो इस पर क्या माइलिन शीथ है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव न्यूरॉन में जो एक्सॉन होते हैं वो क्या होंगे, नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है जी। ये जो टुवर्ड द सेल बॉडी लेके जा रहे हैं इन्हें आप क्या कहोगे, ये इसके डेंड्राइट कहलाएंगे। तो देख सकते हैं मैनी प्रोसेसेस पाए जाते हैं, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन का नाम देते हो। कंडक्ट करता है, अब इसकी देखिए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी ये क्या करेगा, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, इसने कंडक्शन करनी है नर्व इम्पल्स की। ये कंडक्शन करता है नर्व इम्पल्स की, कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ इसकी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। जिस तरह आप मोटर न्यूरॉन को बताते हो, जिस तरह आप सेंसरी न्यूरॉन, इसी तरह से आपको इंटर न्यूरॉन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें देखिए कि ये जो कुछ सेल्स जो होते हैं, ख़ास तौर पर जो ब्रेन में पाए जाते हैं ना सेल्स, ये इंटर न्यूरॉन किस में, इन ब्रेन की हम बात करेंगे। ब्रेन में ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना सर्टेन सेल्स के, डेंड्राइट्स के बारे में आपने बताना होगा कि डेंड्राइट्स जो होते हैं जिन सेल्स के होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इसमें ट्री लाइक लुक होता है, आपको ट्री लाइक लुक नज़र आता है। इतने ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं कि वो इस तरह से दिखाई देते हैं, पूरा एक जैसे घना दरख्त होता है, तो ट्री लाइक आपको नज़र आते हैं डेंड्राइट्स। कुछ ब्रेन इसमें जो ब्रेन में पाए जाते हैं ख़ास तौर पर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और एक्सॉन के बारे में हमने पहले बता दिया कि इसका एक्सॉन आमतौर पर क्या होता है, दैट इज़ नॉन माइलिनेटेड होता है। नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, इसमें माइलिन शीथ नहीं होती। तो इस किस्म के न्यूरॉन्स को फिर आप देखें, एक और अहम चीज़ होती है, एक तो नर्व इम्पल्स कैरी आती है, किधर आती है, वर्क फ्रॉम द रिसेप्टर्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके थ्रू आती है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आती है। वहाँ पे कौन रिसीव करता है इम्पल्स को, डेफिनेटली ये एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये फिर मोटर न्यूरॉन को देता है। लेकिन इसका एक और भी काम होता है स्टूडेंट, जब आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हो ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ जो ऑटोमेटिक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर, और फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स। ये तो हो गया बिल्कुल बहुत ही एक उसका शॉर्ट पाथवे हो गया, रिफ्लेक्स आर्क बन गई। लेकिन साथ साथ यही न्यूरॉन्स जो होते हैं, इंटर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, ये आगे मैसेजेस को रिले भी करते हैं। रिले का मतलब आगे भी पहुंचाते हैं, किस तरफ, टुवर्ड द सेंटर। अगर स्पाइनल कॉर्ड में है तो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन, फिर ब्रेन से मैसेजेस वापस भी आ रहे होते हैं। तो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स करते हैं बिटवीन वन एसोसिएटिव न्यूरॉन टू अनदर एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन इनटू द ब्रेन, और ब्रेन से फिर ये मैसेजेस वापस भी आते हैं। तो लिहाजा ये जब हम इसका रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे तो हम इसमें इसका मज़ीद रोल एलेबरेट करेंगे। इसका मज़ीद रोल जितने ज़्यादा नाम दिए जाते हैं ना, रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, एसोसिएट, इस तरह से नहीं दिए जाते, इसकी वजह होती है। तो बहरहाल ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें एक और अहम चीज़ स्टूडेंट बतानी है आपको लास्ट में कि हमने यूनिपोलर किसको कहा, सेंसरी न्यूरॉन को। इसी तरह मोटर न्यूरॉन को क्या कहा हमने, मल्टीपोलर का नाम दिया। फिर इसी तरह से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जो इंटर न्यूरॉन है, इन्हें भी हमने क्या नाम दिया, मल्टीपोलर का नाम दिया। 2 कैटेगरीज तो हो गई, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। एक और कैटेगरी होती है न्यूरॉन्स की जिसे आप क्या कहते हो, बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ तो लिहाजा वो भी आपको पता हो, बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब बाइपोलर से मुराद देख सकते हैं ना, बाइ मीन 2, यानी ऐसा न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी से 2 प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलते हो, तो उसे आप क्या कहोगे, टेक्निकली ये बाइपोलर न्यूरॉन कहलाएगा। यानी इस तरह से देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम शो करते हैं क्या,
ये हमने शो किया सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, ये हमने सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन शो किया, ये सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। अब इससे क्या निकल रहे हैं फाइबर्स, प्रोसेसेस, एक ऊपर जा रहा है इस तरफ दिखा रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए गौर करें, ये इसकी हमने सेल बॉडी, इसका ये न्यूक्लियस आ गया, ये इसके हमने इसके फाइबर्स शो कर दिए हैं। ये इसके क्या शो किए, इसके फाइबर्स। अब गौर करें, ये इसकी सेल बॉडी है, एक प्रोसेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, एक यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, व्हाट इज़ दिस बाइपोलर न्यूरॉन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में ये कहाँ होते हैं, बाकी तो हमने सारा डिस्कस करें, ये कहाँ पे होता है। ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं। इस मिसाल के तौर पर आप रेफरेंस देते हो इन रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, कोन सेल्स आपने पढ़ा होगा, इस तरह ये कोन सेल्स, रॉड सेल्स वगैरह होते हैं, ये इनके साथ बाकायदा ये इस तरह से इनका लिंक बनता है, ये इस तरह से ये इनका लिंक इस तरह से बनता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सेल बॉडी आ रही है इस तरह से, ये फाइबर्स। और फिर आप इसमें क्या चीज़ स्टडी करते हो, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में बताते हैं ना, तो ये आगे आपके बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को आप क्या कहते हो, नर्व का नाम दे सकते हो। इसके ये कौन सेल्स यहाँ पे रॉड सेल्स के रेफरेंस आता है, तो इसमें ये बाइपोलर न्यूरॉन आपको इस तरह से नज़र आते हैं, और ये फिर क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं, ये इस तरह बंडल ऑफ नर्व फाइबर। तो इस तरह से रेटिना ऑफ आई का रेफरेंस दिया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन्स के लिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस जो किया है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये दो मेजर कंपोनेंट थे जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, रिसेप्टर्स, और उसके बाद हमने क्या देखा है, न्यूरॉन्स। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा रेफरेंस किसका देते चलें, इफ़ेक्टर्स का भी, ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए कि इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं। इफ़ेक्टर्स के बारे में पता हो कि इफ़ेक्टर्स जो होते हैं ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि शो करते हैं रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस शो करते हैं। इनको आप क्या कहते हो, इफ़ेक्टर्स का नाम देते हो। इफ़ेक्टर्स आपको मालूम है दो कैटेगरीज इसकी बनती हैं, या तो ये क्या होंगे, मसल्स होंगे, या फिर ये क्या होंगे, ग्लैंड्स होंगे। मसल्स जो होंगे रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स जो होता है इनका किस सूरत में होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की सूरत में होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की सूरत में होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स या बॉडी एज ए होल मूव भी करती है, तो लिहाजा वो रिस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगता है तो ये हटा लेते हैं ना, तो ये क्या कहाँ से हटा रहे हैं, ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बाजू हटता है ना, तो मसल्स से होते हैं ये रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। इसी तरह से ग्लैंड्स के बारे में कहेंगे, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो किस सूरत में होता है, दैट इज़ सेक्रीशन, सेक्रीशंस की सूरत में होता है। दैट ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स नाम इसीलिए रखा जाता है कि जो कि जिसकी क्या होती है, सेक्रीशंस हो, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे वो एंडोक्राइन हो, तो वो क्या करते हैं, शो रिस्पॉन्स सेक्रीशन। जैसे आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, आपको मालूम है स्टिमुलस साइट ऑफ गुड फूड, स्मेल ऑफ गुड फूड, ठीक है, टेस्ट ऑफ गुड फूड, नतीजा क्या आता है, वाटरिंग ऑफ माउथ होता है। वाटरिंग ऑफ माउथ का मतलब क्या आता है, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये ग्लैंड्स क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, दैट वाज साइट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, व्हाटएवर, तो जो भी है। बहरहाल इफेक्टर के बारे में भी आपको पता हो, मसल्स को और ग्लैंड्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स का नाम देते हैं। तो इस तरह मॉडल कंप्लीट होता है, रिसेप्टर, न्यूरॉन, इफेक्टर मॉडल। और लिंक किसके ज़रिए होता है, ये न्यूरॉन्स के ज़रिए होता है। तो न्यूरॉन्स का हमने बताया कि ये आपस में भी लिंक्ड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी लिंक्ड होते हैं, और इनका लिंक किसके दरमियान होता है, रिसेप्टर्स और इफेक्टर के दरमियान ये लिंक बना। तभी तो पूरा बॉडी में हमारे जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो इसी वजह से तो चल रहा है। तो बहरहाल ये आज के लिए इतना है जिसमें आपको न्यूरॉन्स के बारे में सारी डिटेल बताई गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमें देखना होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, और फिर उसके साथ साथ आगे हम चलेंगे नर्व इम्पल्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसमें। तो बाकी इसमें कोई भी क्यूरीज हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बनता हो तो डिस्कशन के दौरान आप ज़रूर पूछें, तो ट्राई टू सेटिस्फाई यू। तो जो जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, उनका ख़ास ख्याल करना है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया है एक अहम चीज़ कि
सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि टेक्स्ट को रीड आउट कर लेना, उसके की पॉइंट्स को नोट कर लेना सफिशेंट होता है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायग्राम में दी होती हैं, फिर डायग्राम में लेबलिंग में दी होती है, फिर उसके अलावा नीचे जो उसके नीचे जो डायग्राम के नीचे जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है समटाइम वहाँ से भी क्वेश्चन लिया जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। हमारे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आप इन चीज़ों का भी ख्याल करेंगे जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उनको भी देखिएगा, तो होपफुली आपको इसमें कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ओके, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।